नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को उबारने के लिए सरकार नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF से मदद लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर इसी हफ्ते मुंबई में बैंकर्स और NIIF की एक बैठक होने वाली है और सूत्रों से ये भी पता चला है कि बैठक में फंसे हुए उन प्रोजेक्ट्स को NIIF से मदद देने पर समझौता हो सकता है जो पूरा होने की कगार पर है, लेकिन NPA के चलते बैंकों ने फंडिंग बंद कर दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, सरकार इसके जरिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना चाहती है? बिल्कुल, देखिए, सरकार जो NPA रिजोल्यूशन के लिए हर मोर्चे पर प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार का जो टारगेट है कि जो 40 से 50 बड़े NPA हो चुके अकाउंट हैं उनका रिजोल्यूशन जल्द से जल्द करना है, लेकिन सरकार इसके साथ बाकी और भी प्रोजेक्ट्स जो कि स्टॉल्ड हो चुके हैं और जिसको लेकर फंडिंग की दिक्कत हो रही है वहां पर भी सरकार कोशिश कर रही है। और ऐसे में NIIF जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसकी मदद लेने की तैयारी चल रही है। NIIF से लास्ट माइल फंडिंग की बात की जा रही है। इसी हफ्ते मुंबई में NIIF और बैंक के अधिकारियों के बीच में बैठक होगी, बैंकर्स की बैठक होगी IBA के साथ। तो इस बैठक में ये कोशिश किया जाएगा कि ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसको बैंक फंडिंग करना बंद कर चुके हैं और जहां थोड़ी बहुत फंडिंग अगर हो जाए तो प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि टेक ऑफ कर सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और वहां पर NIIF फंडिंग देंगे, क्योंकि नियम के मुताबिक बैंक ऐसे प्रोजेक्ट को जहां पर ऑलरेडी NPA हो चुका है वहां पर और फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि NPA इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है बैंकों के लिए कि और कोई भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे में जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो सरकार NIIF के में देखती है और NIIF के जरिए फंडिंग करने की तैयारी हो रही है। तो ये आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ऐसे हैं उनको रीस्टार्ट करने का काम करेगा और इसके लिए अभी कह सकते हैं कि एक इनिशियल काम शुरू हो चुका है और जल्द ही NIIF से जो लास्ट माइल फंडिंग की बात होती है वो देना शुरू हो जाएगा। और ऐसा सरकार कोशिश कर रही है कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं खासतौर से इंफ्रा सेक्टर में वहां पर प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया जाए, ताकि जो लगातार माउंट हो रहा है NPA करीब 8.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है, वहां से कम थोड़ी बहुत भी निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एयर इंडिया की एसेट बिक्री प्रक्रिया तेज करने को लेकर एविएशन सचिव और एयर इंडिया के CMD की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता PM के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा करेंगे। बैठक के एजेंडे में एयर इंडिया की लैंड प्रॉपर्टी को लीज पर देने या फिर उसे बेचने पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के करीब 21 लैंड पार्सल्स हैं जिसकी पहचान मोनेटाइजेशन के लिए की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि लैंड मोनेटाइजेशन के लिए लंबे समय से जो डील होनी थी उसके बावजूद एयर इंडिया की ओर तेजी से नहीं दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि NBCC के साथ जो मिलकर ये पहचान की जानी थी कि एयर इंडिया की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है, जिसके बदले में पैसा हासिल किया जा सकता है, उस दिशा में NBCC ने अपनी तरफ से तो कार्रवाई पूरी करी है। लेकिन एयर इंडिया को जब जवाब देना था या जब एयर इंडिया को अपनी तरफ से कदम बढ़ाना था कि हाँ इन जो चिन्हित प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसको या तो बेचना है या फिर किराए पे उसको आगे बढ़ाना है, तो उस दिशा में एयर इंडिया की तरफ से कोई ज़्यादा एक्साइटिंग कदम नजर नहीं आया। लेकिन ऐसे में जब एयर इंडिया पर देश की राष्ट्रीय एयरलाइन पे 50,000 करोड़ का दबाव है और सरकार भी इस एयरलाइन को चलाने की इच्छुक नजर नहीं आ रही है, ऐसे में ये लगभग साफ होता जा रहा है कि कोई भी इन्वेस्टर ऐसी बीमार एयरलाइन को लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं आएगा। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि सबसे पहले तो इस दबाव को, जो आर्थिक बोझ है एयरलाइन का, उसको कम किया जाए। और उसी का नतीजा है कि आज ये एक अहम बैठक हुई है जिसमें सीधे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें एयर इंडिया के CMD और साथ ही एविएशन सेक्रेटरी मौजूद थे। और ये कोशिश की जा रही है कि जो एयर इंडिया की कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचकर या फिर किराए पर देकर कुछ पैसा हासिल किया जाए और ऐसे धीरे धीरे कई कदम उठाकर जो आर्थिक बोझ है एयरलाइन पर उसको कम किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।
वहीं सीबीआई यूपीए सरकार के दौरान हुए सिविल एविएशन मंत्रालय के फैसलों की जांच करेगी। इन फैसलों में 50 बोइंग एयरक्राफ्ट की खरीद, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर और आकर्षक इंटरनेशनल रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस के हवाले करना शामिल है। सीबीआई ने इन मामलों में 3 केस रजिस्टर करने की बात भी मानी है। हालांकि सीबीआई ने इन 3 मामलों में किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन इसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर पड़े छापों से जोड़कर देखा जा रहा है। सीबीआई ने इन 3 केसों का आधार 2011 में संसद में दाखिल सीएजी और पीएसी की रिपोर्ट को बनाया है। ये दोनों रिपोर्ट एयर इंडिया में संदिग्ध सौदों की ओर संकेत करता है। इससे पहले जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को इन केसों को जून तक सुलझाने का आदेश भी दिया था। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर और रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस को देने के बाद 2004 से लेकर 2014 तक एयरलाइंस का घाटा 63 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। उस दौरान केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर संबंधी निर्णय एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने किया था और उस वक्त इसके हेड पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल बतौर मंत्री इसमें शामिल थे और सीएजी ने मर्जर के होने वाले घाटे को लेकर प्रफुल्ल पटेल की ओर इशारा भी किया था। और अब बात बाजार की कर लेते हैं तो निफ्टी आज नए रिकॉर्ड पर स्तर पर बंद हुआ। हालांकि कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने भी आज नया उच्चतम स्तर छुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली जरूर देखने को मिली और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 81 और निफ्टी 10 अंक की बढ़त के साथ यहां पर बंद हुए। ज्यादा अपडेट के लिए आपको रजत के पास ले चलते हैं। रजत, आज कौन कौन से वो शेयर थे जो यहां पर हरे निशान में देखने को मिले और कौन से लाल निशान में? तो बिल्कुल बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है। एक नया मोमेंटम आज फिर से जनरेट होता हुआ नजर आया। देखिए पूरा ही दिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट थी, एक डिप मिली, इसको एब्जॉर्ब किया मार्केट ने, दिन के उच्चतम स्तर पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। 9600 के लेवल को कॉन्कर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि मोमेंटम इंटैक्ट है, नए लेवल्स बाजार छू रहा है। पावरग्रिड, सिप्ला, एचडीएफसी, एचयूएल और भारतीय इंफ्राटेल ये निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। आज एचडीएफसी, एचयूएल और पावरग्रिड जैसे स्टॉक्स में मूव तो पॉजिटिव था, लेकिन फार्मा स्टॉक्स में से पलट गए। सिप्ला इंडेक्स में गेनर के तौर पे उभरा और ये बहुत पॉजिटिव था। फार्मा स्टॉक्स लगातार बीटन डाउन थे, यहीं पर एक रिवर्सल आता हुआ नजर आया आज। टेक महिंद्रा, सन फार्मा ये 2 स्टॉक्स डिसअपॉइंट करके इसलिए गए क्योंकि नतीजे बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद 10% ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी आज इंट्राडे बेसिस पे। अदानी पोर्ट और बिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आया, लेकिन थीम थी मार्केट की आज एफएमसीजी, आईटीसी और एचयूएल रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। इसके अलावा कोलगेट, डाबर और मैरिको जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव बढ़ता हुआ नजर आया। एफएमसीजी मॉनसून, बेहतर मॉनसून की एक्सपेक्टेशन के चलते यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा फार्मा शेयर्स पुल बैक मोड पे थे आज। सुवेन लाइफ, डिविस लैब, वोकहार्ट, सिप्ला, कैडिला, कोई भी नाम ले, निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन कर रहे थे। साथ ही साथ एडीएजी पैक आज लाइमलाइट में था। नेगेटिव रीजंस थे, 10 बैंकों का कर्ज चुकाने में नाकाम रह सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन, ऐसी खबरें थी। उसका इंपैक्ट पूरे ग्रुप समूह के स्टॉक्स पे आया। रिलायंस कम्युनिकेशन खुद 20% टूट गया आज और रेस्ट ऑफ द पैक में रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस डिफेंस सभी स्टॉक्स डे लो की क्लोजिंग है। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स और एस्कॉर्ट जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम था। टाटा कम्युनिकेशन, एमएनएम, फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम आज काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। तो बहुत काउंटर स्पेसिफिक मार्केट है, लेकिन लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और 9600 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग पॉजिटिव मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट के लिए। और रजत के बाद देखिए श्रीकांत चौहान जो हैं कोटक सिक्योरिटीज के, उनका क्या कुछ कहना है? भी मार्केट बड़ा है, मुझे लगता है कि 9500 ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए और उसके नीचे मार्केट जल्दी से जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म बेसिस पे 9700 या 9750 के लेवल्स को निफ्टी आने वाले दिनों में छू सकता है, क्योंकि एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर आप देखते हो तो एक 300 पॉइंट की बढ़त होती है और अगर करेक्शन अगर होना हो कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट से तो वो 200 पॉइंट का होता है। तो हमें लगता है कि 97 से लेकर 9750 के लेवल्स को निफ्टी आने वाले दिनों में छू सकता है। कि हमको ऊंचे लेवल पे ही खरीदारी करनी पड़ेगी। स्टॉक का अगर हम इंतज़ार करेंगे नीचे तो नहीं आएंगे। 2 मुख्य कारण, एफआईआईज दबा के पैसा लगाएंगे क्योंकि जिस तरह से करेंसी एक बार वापस अप्रिशिएट जब भी होना शुरू होगी और 63.99 को जब कभी भी करेंसी बियॉन्ड उसके अप्रिशिएट होती है तो हम पाएंगे कि यहाँ पे लगातार तेज़ी बन जाएगी एफआई इन्वेस्टमेंट्स में। और दूसरी बात यह कि डोमेस्टिक जो पैसा आ रहा है वो इतना ज़्यादा आएगा कि एफआईज को लगेगा कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हमारे बलबूते मार्केट नहीं चलता है।
ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार सख्ती बरतने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन कानून लाने जा रही है, जिसमें डेटा लीक करने वाले की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही जेल की सजा का भी प्रावधान होगा। देखिए रिपोर्ट। तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया के दौर में किसी की व्यक्तिगत जानकारी लीक होना आम हो गया है। इतना ही नहीं, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कई कंपनियां आपस में जानकारी साझा भी करती हैं। हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो का भी डेटा लीक हुआ था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार अब डेटा प्रोटेक्शन कानून लाने की तैयारी कर रही है, ताकि वर्चुअल डेटा को कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसके लिए आईटी मंत्रालय जल्द ही इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन करेगा और कमेटी सभी से सलाह मशविरा करके ड्राफ्ट पॉलिसी जारी करेगी। गठन के बाद कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। आईटी मंत्रालय इस मामले में सभी पक्षों के साथ बैठकें भी कर चुका है। प्रस्तावित कानून में डेटा लीक होने की सूरत में सजा का प्रावधान भी होगा। सूत्रों का कहना है कि डेटा लीक के जिम्मेदार शख्स को 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप के दौर में सरकार को लगता है कि व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा काफी अहम है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है तो उससे काफी अहम जानकारियां मांगी जाती हैं। ऐसे में यह तय होना जरूरी है कि डेटा लीक होने की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी। कंपनियों को डेटा कलेक्शन और उसकी शेयरिंग पर क्या एहतियात बरतनी होंगी। हालांकि आईटी एक्ट 2000 में संवेदनशील डेटा लीक होने को लेकर कानून है, लेकिन उसमें सब कुछ साफ नहीं है। ऐसे में नए कानून से उपभोक्ताओं को नए अधिकार मिल सकते हैं। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। नोएडा अथॉरिटी में आज जेपी प्रोजेक्ट के होम बायर्स की मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया। जेपी के किसी भी बड़े अधिकारी के बैठक में नहीं पहुंचने पर बायर्स ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अथॉरिटी के एसीईओ शिशिर सिंह ने जेपी इंफ्राटेक के एमडी समीर गौर को मीटिंग में आने के सख्त आदेश जारी किए। लेकिन जब समीर गौर बैठक में पहुंचे तो फिर हंगामा शुरू हो गया। बायर्स का कहना है कि जेपी के सभी प्रोजेक्ट 7 से 8 साल की देरी से चल रहे हैं और बायर्स बिल्डरों को 80 से 90% पेमेंट दे चुके हैं। बावजूद इसके बायर्स को फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं। बायर्स ने यह भी आरोप लगाया कि जेपी विश टाउन में बिल्डर ने 26,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए कहां हैं किसी को नहीं पता। नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में जेपी के कुल 20 से 25 प्रोजेक्ट्स हैं और करीब 35,000 फ्लैट्स हैं। तो चलिए आपको पहले ये सुनाते हैं कि बायर्स का आखिर क्या कुछ कहना है। कहाँ ये पैसों को डाइवर्ट करा है, इसका ये आंसर इसके पास है ही नहीं। आज इसने एक और चीज़ बोली कि हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके इसने यमुना एक्सप्रेसवे बनाई और इसको गवर्नमेंट की परमिशन थी, इसको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की परमिशन थी। क्या इसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये डाला था? अगर ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं डाला तो ये हमारे साथ मिसट्रस्ट हुआ कि नहीं हुआ? मिस्टर शिशिर जो हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के हैं, वो कहते हैं कि ये पैसा लेकर आए, मतलब कि ये लोग केवल एक दूसरे के ऊपर बस वो पासिंग द बक कर रहे हैं और बिल्डर के साथ में ये लोग सबके सब मिले हुए हैं। ये हमें नहीं मालूम क्या होगा। आज 42 महीने से ज़्यादा, रादर आज 54 महीने हो चुके हैं। अभी भी ये फंड अरेंज कर रहा है। फंड अरेंज इतने 100,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। इट विल टेक हाउ मच टाइम, नोबडी नोज। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव इस पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। गौरव, जाहिर तौर पर यहाँ पर जो बायर्स हैं उनका गुस्सा बेहद जायज है। 80 से 90% की पेमेंट कर चुके हैं और अभी तक उनको उनका मकान या यूं कहें कि घर नहीं मिला है। आगे अब क्या कुछ कदम ये लोग उठा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज ये मीटिंग बुलाई गई, एक महीने पहले जो था बायर्स के साथ मुख्यमंत्री के साथ इनकी बैठक हुई थी, तो तब ये आदेश जारी किए गए थे कि इस बैठक को रखा जाए ताकि जो एक सोल्यूशन निकाला जाए कि कैसे होम बायर्स को उनका घर मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आई, जब 12 साढ़े 12 के टाइम देने के बाद 1 घंटा गौर के ऑफिस के कोई भी एमडी वहाँ से नहीं पहुँचे तो बायर्स ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद ये बात निकल के आई। लेकिन शिशिर सिंह ने जब
फ़ोन किया तब जाके समीर गौर ने यहाँ पर आके बायर से बातचीत की। लेकिन उसके बाद उनका यही कहना था कि हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, प्रोजेक्ट्स में डिले है, 7 से 8 साल का डिले हो चुका है, पेमेंट आ चुकी है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई ये हो सकती है कि जो उनको टोल से 1200 करोड़ रुपए आएगा, प्लस जो इनकी सीमेंट को लेकर एक डील चल रही है 600 करोड़ की, पैसा वहां से आएगा लगभग जून के मिड तक 1800 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन बायर्स ने ये आरोप लगाया, क्या 1800 करोड़ अगर आता है तो क्या आप इसको एस्क्रो अकाउंट में डालेंगे? क्या आपकी जो बैंकों की तरफ देनदारी है क्या उसको पूरा करेंगे? क्या इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी पर जो आपका ड्यू है क्या उसको पूरा करेंगे? इन सब चीजों के बाद क्या कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद बायर्स को कब घर मिलेंगे? हालांकि इसका कोई भी जवाब समीर गौर ने पूरी तरह से नहीं दिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में नोएडा अथॉरिटी क्या एक्शन लेती है ताकि होम बायर्स को उनका घर मिल सके। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी गौरव यहाँ पर, क्योंकि अगर इतने सालों से करीब 80 से 90% की पेमेंट ये बायर्स यहाँ पर दे चुके हैं तो चिंता का सबब उनके लिए जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी देश के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। जेटली ने कहा कि इससे न सिर्फ टैक्स चोरी रुकेगी बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे। It certainly will be a more efficient tax. And one of the important changes an efficient tax can bring about is that not only does it check evasion, it also helps in evolving India from becoming a more tax compliant society. जीएसटी पर आज अरविंद सुब्रमण्यम ने दिल्ली के विधायकों की क्लास ली। अरविंद सुब्रमण्यम ने विधायकों को जीएसटी के फायदों के बारे में बताया और साथ ही साथ जानकारी दी कि कैसे जीएसटी से टैक्स सिस्टम आसान हो जाएगा। अरविंद सुब्रमण्यम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद डीलर्स को कई जानकारियां कंप्यूटर पर देनी होंगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। साथ ही साथ गलतियों को आसानी से पकड़ में भी लाया जाएगा। मेक इन इंडिया के लिए भी जीएसटी फायदेमंद साबित होगा। आज का जो सेशन है, इट वाज लाइक अ टेक्निकल इंटरेक्शन बिटवीन जो लेजिस्लेटर्स हैं हमारे साथ, और हमारी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या इसके मैक्रो इम्प्लीकेशंस होंगे। अब ये ओवरऑल कंक्लूजन मेरा ये है, भारत देश के लिए तो बहुत ही अच्छा टैक्स है और मेरे हिसाब से दिल्ली के लिए भी दिस इज अ गुड टैक्स, क्योंकि दिल्ली इज सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग स्टेट, तो दिल्ली के लिए अच्छा रहेगा। आज दिल्ली विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए जीएसटी, जो कि देश का एक सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है, उस पर आज ट्रेनिंग की गई। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो भारत सरकार के साथ काम करते हैं, उनको हमने विशेष रूप से इनवाइट किया था। उन्होंने आके अपने जीएसटी पर सारे व्यू पॉइंट्स रखे, कुछ डाउट्स थे, एमएलएस के जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया, ताकि 2 दिन बाद जो सेशन है जीएसटी पर, उससे पहले एमएलएस के सभी जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। बासमती चावल की बड़ी कंपनी केआरबीएल पर आयकर विभाग पिछले 5 दिनों से छापेमारी कर रही है और जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केआरबीएल के नोएडा हेड ऑफिस समेत सभी ऑफिस पर एक साथ कार्रवाई की गई। केआरबीएल के पास इंडिया गेट, नूरजहां, दून जैसे महंगे चावलों के ब्रांड है। केआरबीएल के ऑफिस से कई हार्ड डिस्क और लैपटॉप से डेटा जब्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केआरबीएल के अकाउंट्स डेटा में काफी गड़बड़ियां पाई गई और इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी आपको संतोष कुमार दे रहे हैं। आयकर विभाग ने केआरबीएल की कंपनी पर पिछले 5 दिन से छापेमारी की है और इस छापेमारी के दरमियान कई ऐसे अकाउंट्स जो डिटेल केआरबीएल के थे वो उस पर संदेहास्पद थे। दरअसल 1.5 साल पहले भी केआरबीएल के दफ्तर में आयकर विभाग की एक छापेमारी हुई थी, जिसमें से एक मेल को ट्रैक किया था और उस मेल के आधार पे ये पता चल रहा था कि केआरबीएल ने अपने फंड का डाइवर्जन किया है। इसी को लीड बनाते हुए आयकर विभाग ने एक बार फिर से छापेमारी की 1.5 साल बाद और ये पता लगाया कि KARJT एक कंपनी है जो दुबई में रजिस्टर्ड है। उस कंपनी में केआरबीएल फंड डाइवर्जन करता है और टैक्स चोरी का जो आरोप केआरबीएल के ऊपर लगे हैं वो पिछले 5 दिनों के दरमियान जो डाटा यहाँ से आयकर विभाग की टीम ने और जो हार्ड डिस्क यहाँ से बरामद किए हैं उसको अब खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर केआरबीएल ने टैक्स चोरी
कितना किया है और फंड डाइवर्जन जो कि RJT दुबई की कंपनी के माध्यम से किया है उसमें कितना फंड डाइवर्जन हुआ है, इससे कंट्री का कितना लॉस हुआ है। इन सब सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब आयकर विभाग जो यहाँ से डाटा इकट्ठा करके लेकर टीम गई है वो उसका एनालिसिस करेगी। और साथ ही आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक हमारे को ये भी जानकारी मिली है कि KRBL के मैनेजमेंट ने इस बात को मान लिया था कि इन्होंने फंड को KARJT नाम की कंपनी में डाइवर्जन किया है। और रेलवे डबल डेकर उदय ट्रेन की कायाकल्प करने जा रही है। जी बिजनेस के पास नई उदय ट्रेन की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आप ये तस्वीर देखिए, बाहर से इस ट्रेन को राजस्थानी कलरफुल लुक दिया गया है। साथ ही साथ नई डबल डेकर उदय ट्रेन की क्षमता पहले से 40% ज्यादा होगी। नई उदय ट्रेन को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है और शुरुआत में 3 नई उदय डबल डेकर ट्रेन कोयम्बटूर बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। और बिहार के शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शराब बनाने वाली कंपनियों और इसे बेचने वालों को 31 जुलाई तक स्टॉक क्लियर करने का समय दे दिया है। यानी कंपनियां और दुकानदार 31 जुलाई तक बचे हुए स्टॉक को राज्य के बाहर बेच पाएंगे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि बिहार में शराबबंदी लागू होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कन्फेडरेशन का कहना था कि उनके पास करीब 200 करोड़ रुपए की शराब बची हुई है और उसे बेचने की अनुमति दी जाए। बिहार की नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी थी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य चारों देशों के साथ आर्थिक संबंध और निवेश को बढ़ाना है। साथ ही साथ बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ इन देशों को एकजुट करने पर भी पीएम मोदी का पूरा फोकस होगा। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 देशों जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जर्मनी की यात्रा करेंगे, जहां वो चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के एजेंडे में आर्थिक, परमाणु और विज्ञान के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल है। इस बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी इन देशों का साथ पीएम मोदी का मुख्य मकसद रहेगा। इसके बाद मोदी 30 मई की रात को स्पेन के लिए निकल जाएंगे। पिछले 30 सालों में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का स्पेन का पहला दौरा होगा। पीएम मोदी 31 मई से 2 जून तक रूस में रहेंगे। 1 जून को मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ये पहला मौका है जब द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन मॉस्को से बाहर हो रहा है। 2 जून को यहां मोदी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इसमें 1000 ग्लोबल इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वो फ्रांस के नवनियुक्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।